विद्यार्थियों, कल हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम लगान के आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कल रिकार्डो के लगान सिद्धांत का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने देखा कि रिकार्डो ने लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही किया, क्योंकि रिकार्डो के अनुसार भूमि में ही सीमितता, अगतिशीलता तथा उर्वरा शक्ति में भिन्नता का विशिष्ट गुण विद्यमान रहता है। रिकार्डो के अनुसार उत्पादन के अन्य साधनों में इन गुणों के अभाव में उन्हें लगान प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही नहीं किया है, बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में किया है। इससे जो लगान का आधुनिक सिद्धांत है, वो अधिक व्यापक एवं सामान्य सिद्धांत बन गया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी भूमि की तरह ही सीमितता, प्रगतिशीलता एवं उर्वरा शक्ति में भिन्नता के गुण, यानी जो भूमि में जो तत्व पाए जाते हैं, वो न्यूनाधिक रूप से विद्यमान रहते हैं। इस कारण से लगान केवल भूमि की ही जो है बपौती नहीं है, बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों जैसे श्रम है, पूंजी है, प्रबंध है, साहस है, इन सभी को भी लगान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक जो लगान का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन एवं प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया था। तो आधुनिक जो विचारधारा है, उसके अनुसार जो लगान है वो विशिष्टता के लिए भुगतान है या विशिष्टता का परिणाम है। उत्पत्ति का कोई भी साधन न तो पूर्ण रूप से विशिष्ट है और न ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट है। अर्थात उत्पत्ति का प्रत्येक साधन आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है। इसलिए प्रत्येक साधन में विशिष्टता का गुण विद्यमान होता है। आगे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसकी परिभाषा के रूप में कहा है कि लगान के विचार का सार वह आधिक्य है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा था कि आर्थिक बचत यानी लगान उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई का वह भुगतान है जो कि कुल पूर्ति पर आधिक्य है, यानी कि लगान साधन को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के ऊपर आधिक्य होता है। जैसे मान लीजिए एक मजदूर भवन निर्माण का काम कर रहा है और वहाँ उसे 500 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो वो उसकी वर्तमान आय होगी। और मान लीजिए उसको अगर फैक्ट्री में लगाया जाता है और फैक्ट्री में उसको प्रति माह तनख्वाह 20,000 रुपये दी जाती है, तो पर डे 500 रुपये से ज़्यादा उसको भुगतान हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वो भवन निर्माण का कार्य छोड़ करके और फैक्ट्री में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 500 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे, 600 रुपये या 700 रुपये। तो ये भवन निर्माण और उस उद्योग में जो मजदूरी मिल रही है, उन दोनों का जो अंतर है वही लगान कहलाता है और वो उसकी विशिष्टता के कारण उसको प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम आर्थिक लगान को इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक लगान का अर्थ किसी भी उत्पादन साधन को दिए गए उस अतिरिक्त भुगतान से है जो उस साधन को उस उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक होता है। इस प्रकार से जो आधुनिक मत है, उसके अनुसार एक साधन की वर्तमान आय और उसकी जो हस्तांतरण आय या स्थानांतरण आय या अवसर लागत है, उसका अंतर ही लगान होता है। साधन को जो कुछ प्राप्त होता है वो उसकी वास्तविक वर्तमान आय है, जबकि वैकल्पिक आय वह है जिससे साधन अन्य वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो साधन को वर्तमान उद्योग में बनाए रखने के लिए कम से कम विकल्प आय के बराबर भुगतान होना ही चाहिए, अन्यथा वो दूसरे उद्योग में जहाँ अधिक उसको राशि मिल रही है वहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो सामान्यतः साधनों की वर्तमान वास्तविक आय विकल्प आय या स्थानांतरण आय से जितनी अधिक होगी वही लगान होगा। इसको हम एक सूत्र के रूप में भी रख सकते हैं कि लगान = वास्तविक आय माइनस विकल्प आय अथवा स्थानांतरण आय। किसी भी साधन की कुल आय के दो भाग हो सकते हैं। पहला उसकी स्थानांतरण आय, जो उस राशि को सूचित करती है जो उस साधन को अन्य उपयोग में जाने से रोकती है या वर्तमान उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और दूसरा है आर्थिक लगान, जो कुल वास्तविक आय व स्थानांतरण आय के बीच का अंतर होता है। तो वास्तविक आय और स्थानांतरण आय के बीच अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आर्थिक लगान अधिक होगा, और अगर अंतर कम होता है तो लगान भी कम होगा। अगर संपूर्ण आय ही स्थानांतरण आय के बराबर हो जाती है तो लगान शून्य हो जाता है। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं
इसमें देखिए 4 स्थिति दी हुई है। पहली स्थिति में साधन की वर्तमान आय यानी जहाँ पर वो वर्तमान में काम कर रहा है 800 रुपये है और उसकी स्थानांतरण आय भी 800 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए लगान शून्य है, क्योंकि साधन की जो वर्तमान वास्तविक आय है और स्थानांतरण आय या वैकल्पिक आय जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो 800 माइनस 800 इजिकल टू 0। दूसरी स्थिति में उसकी वर्तमान आय 800 है और स्थानांतरण आय 0 है। कोई ऐसे विशिष्ट काम हो सकता है जो व्यक्ति सिर्फ एक ही काम करना जानता हो, दूसरे काम में जाने पर उसे किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण 800 रुपये जो है उसका लगान है। क्योंकि साधन अपने वैकल्पिक प्रयोग में पूर्णतः विशिष्ट है और साधन की स्थानांतरण आय शून्य होने से उसको जो आय प्राप्त हो रही है, कुल आय जो प्राप्त हो रही है 800 रुपये, वही लगान कहलाएगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसकी वर्तमान आय 800 रुपये हो और किसी अन्य उद्योग में जाने पर उसे 600 रुपये मिलते हो, तो लगान 200 रुपये होगा। क्योंकि साधन की वर्तमान आय में से अगर हम स्थानांतरण आय जो कि 600 रुपये है घटा दी जाए तो उसका जो आधिक्य है वो 200 रुपये के बराबर होगा। तो साधन की ये जो अतिरिक्त आय जो उसे वर्तमान में मिल रही है 200 रुपये, यही उसका आर्थिक लगान होगा। चौथी स्थिति में उसकी अगर वर्तमान आय 800 रुपये है और स्थानांतरण आय 1000 रुपये, तब भी लगान 200 रुपये होगा। क्योंकि साधन को वर्तमान उपयोग में केवल 800 रुपये मिलते हैं, जबकि वो अन्य किसी वैकल्पिक प्रयोग में चला जाता है तो उसे 1000 रुपये मिलते हैं। तो साधन अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़ करके वैकल्पिक प्रयोग में चला जाएगा, तो वास्तविक आय उसकी 1000 रुपये हो जाएगी और वैकल्पिक स्थानांतरण आय 800 रुपये हो जाएगी। इससे उसे 200 रुपये के बराबर लगान मिलेगा। लगान चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं आधिक्य है या सरप्लस है, तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब इसके पश्चात हम आते हैं लगान उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। जैसा कि रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में ये बताया था कि अच्छी भूमि का लगान घटिया भूमि के लगान से अधिक क्यों होता है, पर उसने ये नहीं बताया था कि लगान क्यों उत्पन्न होता है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान उत्पत्ति के साधनों की विशिष्टता के कारण पैदा होता है। लगान विशिष्टता का परिणाम है। जो साधन पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं उन्हें लगान प्राप्त नहीं होता है। विशिष्टता साधन का एक गुण है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं विशिष्टता के रूप में, लता मंगेशकर जैसे बहुत अच्छा गाती है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं गा सकता, तो ये उसकी विशिष्टता है, इस कारण से उसे लगान मिलेगा। लेकिन अगर उसे मजदूरी करवाने के लिए भेजा जाए तो शून्य मजदूरी प्राप्त होगी। तो जो दूसरी स्थिति हमने बताई थी वो हो सकती है और उसे उसकी विशिष्टता के कारण ही लगान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो महान बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या खिलाड़ी हैं, उनको भी उनकी विशिष्टता के कारण अधिक भुगतान किया जाता है। तो अल्पकाल में साधन विशिष्ट होता है, पर दीर्घकाल में कुछ सीमा तक अविशिष्ट हो सकता है। कोई भी साधन न तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है और न ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट होता है। तो उत्पत्ति के सभी साधन आंशिक रूप से विशिष्ट होते हैं और आंशिक रूप से अविशिष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है जब उनकी जो पूर्ति है वो सीमित या लोचदार होती है। अगर पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार अथवा पूर्णतया लोचदार है तो ऐसी स्थिति में लगान उत्पन्न नहीं होगा। पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त होता है क्योंकि वह साधन विशिष्ट न होकर के अविशिष्ट हो जाता है। इनको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अलग अलग जो है पूर्ति की लोच पर किस प्रकार से लगान उत्पन्न होगा। पहली स्थिति हम ले सकते हैं जब साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। इसका मतलब यह है कि साधन पूर्णतः अविशिष्ट हो, तो साधन को प्राप्त होने वाली जो संपूर्ण वास्तविक आय है वही उसकी स्थानांतरण आय हो जाएगी। और ऐसे साधन को अवसर लागत या हस्तांतरण आय पर कोई आधिक्य प्राप्त नहीं होने से लगान शून्य होगा। जो पहली स्थिति हमने टेबल में बताई थी वो। साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होने पर उसकी जो पूर्ति रेखा है वो क्षैतिज हो जाती है, जैसा कि यहाँ एस एस के रूप में ओ एक्स एक्स के समानांतर बताया गया है। रेखा चित्र में पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक साधन की प्रति इकाई कीमत है और साधन की कुल जो आय है वो है पी क्यू इंटू ओ क्यू। ये देखिए पी क्यू इसकी कीमत है और इसकी जो पूरी जो साधन की कुल आय है वो है इस क्षेत्रफल के बराबर, जो है ओ क्यू पी एस के बराबर, जो उसकी कुल स्थानांतरण आय या अवसर लागत के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में जब साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हो, यानी साधन की पूर्ति पूर्णतः स्थिर हो, तो साधन की हस्तांतरण आय शून्य हो जाती है और इस कारण से जो साधन की संपूर्ण आय है वो आर्थिक लगान हो जाती है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति होने पर
साधन पूर्णतया विशिष्ट होगा, उस साधन को केवल एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किया जा सकता है। साधन की स्थानांतरण आय अथवा अवसर लागत शून्य होने से जो पूर्ति वक्र होती है वो एक खड़ी रेखा के रूप में होती है, जैसा कि इस रेखा चित्र में एस के द्वारा बताया गया है। साधन की कीमत मांग और पूर्ति के साम्य के बिंदु टी पर निर्धारित होती है। यहाँ टी पर उसकी कीमत निर्धारित होती है। साधन को ओपी कीमत, ये ओपी कीमत से कम दिए जाने पर उसकी पूर्ति जो है ओएस स्थिर बनी रहती है। अब उसको कीमत ज्यादा दें या कम दें, पूर्ति स्थिर ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये एक साधन दूसरे प्रयोग में नहीं जा सकता। अतः साधन की जो कुल वास्तविक आय है वो ओ पी इंटू ओ एस हो जाएगी। ओ पी इंटू ओ एस बराबर ओ पी टी एस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। और ये जो क्षेत्र होगा, संपूर्ण क्षेत्र होगा, वो लगान कहलाएगा उसका, यानी उसकी संपूर्ण आय ही लगान होगी। तीसरी स्थिति हम लेते हैं। तीसरी स्थिति में जब साधन की पूर्ति लोचदार हो, यानी पूर्णतया लोचदार से कम हो, ग्रेटर देन 1 तो हो, लेकिन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बट नॉट इन्फिनिटिव, तो साधन की पूर्ति आंशिक रूप से अविशिष्ट हो जाती है। तो साधन को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय में स्थानांतरण आय अथवा अवसर लागत का आर्थिक लगान दोनों का अंश शामिल होता है। कम लोचदार पूर्ति वाले साधन की पूर्ति रेखा बाएं से ऊपर की ओर जाती हुई होगी, जैसा कि सामान्य पूर्ति वक्र होता है, यहाँ एस पूर्ति वक्र के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार की होगी। और जो डी है साधन का मांग वक्र है। तो साधन की जो साम्य कीमत है मांग और पूर्ति के बराबर होने पर टी बिंदु पर, ये टी बिंदु है, यहाँ पर संतुलन स्थापित होता है और टी बिंदु पर ओ पी कीमत का निर्धारण होता है, अथवा टी क्यू भी कह सकते हैं हम, टी क्यू कीमत भी हो सकती है। ये देखिए टी क्यू कीमत भी कह सकते हैं इसको। तो साधन की जो प्रयुक्त मात्रा है वो ओ क्यू होगी और साधन की कुल आय ओ पी इंटू ओ क्यू बराबर ओ क्यू टी पी, ये ओ क्यू टी पी क्षेत्र के बराबर होगी, जिसमें ओ क्यू टी एस, ये देखिए ओ क्यू टी एस जो क्षेत्र है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, साधन की स्थानांतरण आय या अवसर लागत कहलाती है। ये है उसकी स्थानांतरण आय या अवसर लागत। जबकि जो ऊपर का क्षेत्र है ये एस टी पी का क्षेत्र है, एस टी पी, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है लगान कहलाएगा या रेंट कहलाएगा, उसका आर्थिक लगान कहलाएगा। तो इस चित्र से ये भी स्पष्ट है कि ओ एस से कम कीमत पर उद्योग में श्रम की पूर्ति शून्य हो जाती है। जैसे ही ओ एस ये है, ये ओ एस जो एस बिंदु है, उस एस बिंदु से नीचे अगर कीमत चली जाती है तो उद्योग की पूर्ति शून्य हो जाती है और OP1 कीमत पर साधन की पूर्ति OL रहती है। इस मात्रा में संपूर्ण उद्योग की मांग पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए साधन की OP2 कीमत करने पर साधन की पूर्ति OM हो जाती है और कीमत OP3 पर साधन की पूर्ति ON हो जाती है। देखिए P1, P2 और P3 कीमत करने पर क्रमशः L, M और N उसकी पूर्ति हो जाती है। जबकि केवल ओपी कीमत पर ही उद्योग में साधन की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तो पूर्ति रेखा के विभिन्न जो बिंदु हैं एस, ए, बी, सी तथा टी साधन की संबंधित मात्राओं की अवसर लागत को बतलाते हैं। अतः साधन की ओ क्यू मात्रा को अवसर लागत या स्थानांतरण आय पूर्ति रेखा एस एस के नीचे का क्षेत्रफल ओ क्यू टी एस जो पूर्व में मैंने बताया था तथा कुल आय ओ पी इंटू ओ क्यू टी पी है। इसलिए साधन का जो आर्थिक लगान है वो एस टी पी क्षेत्र के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने तीन स्थितियां देखी है, जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हो और पूर्ति जब पूर्णतया से कम लोचदार हो, तो ऐसी स्थिति में लगान किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो जो आधुनिक सिद्धांत है या आधुनिक लगान का सिद्धांत है एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत है। यह लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही नहीं करता है बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में करता है। लगान केवल भूमि को प्राप्त नहीं होता है, उत्पत्ति के दूसरे साधन जैसे श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस सभी को भी प्राप्त हो सकता है। तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार
लगान का जो निर्धारण है वो साधन की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। जिन साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम होती है, उन्हीं के स्वामियों को यह लगान प्राप्त होता है या अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। ये वास्तविक आय और उसकी वैकल्पिक आय या ट्रांसफर आय, स्थानांतरण आय है, उसके अंतर से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, उनकी वास्तविक आय उनकी स्थानांतरण आय के बराबर होने से उन्हें कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। जबकि जिन साधनों की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, उनकी संपूर्ण आय ही आर्थिक लगान होती है, क्योंकि ऐसे साधन की पूर्ति पूर्णतः विशिष्ट होने से उनकी स्थानांतरण आय शून्य हो जाती है। और पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति वाले साधनों की संपूर्ण आय में से उनकी स्थानांतरण आय घटाने पर बचा हुआ जो आधिक्य होता है वही आर्थिक लगान होता है। तो इस प्रकार से लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो मांग और पूर्ति पर आधारित है और एक सामान्य सिद्धांत है। तो लगान उत्पत्ति के साधनों की विशिष्टता का भुगतान या उसका परिणाम है, तथा साधनों की पूर्ति सीमित होने पर, बेलोचदार होने या पूर्ण लोचदार से कम होने पर ही लगान उत्पन्न हो सकता है। भूमि के समान उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों में भी पूर्ति कम लोचदार होने से उनमें लगान प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।